आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात उन दिनों की है जब मैं पढ़ाई पूरी कर नौकरी का इंटरव्यू देने में व्यस्त था। बहुत इच्छा थी कि मैं अपने घर नगर में ही कोई ठीक ठाक नौकरी ले पाऊं। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी माँ की भी यही इच्छा थी, पर भगवान की इच्छा के आगे सब कुछ मानो व्यर्थ ही था। मुझे एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिली, पर घर से बहुत दूर मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में गांव था ब्यावरा। आगरा मुंबई राजमार्ग NH3 पर बसा ये गांव बेहद ही खूबसूरत था। राजमार्ग के दोनों ओर बने मकानों की खासियत थी कि पहले तल्ले पर दुकानें और दूसरे तल्ले पर रिहायशी व्यवस्था थी। बस अड्डे के आसपास बहुत सारे होटलों की कतार, जो रात भर चलने वाली बसों के हिसाब से रात भर खुले रहते हैं और बेहतरीन खाना मिलता रहता। लोगों के छत एक दूसरे से बेहद करीब थे। अक्सर लोग खाना खाकर छत पर आकर बैठते हैं और हंसी ठिठोली होती रहती। मेरे एक मथात, जिन्हें ऑफिस से मेरी व्यवस्थाओं के लिए कहा था, उन्हें एक बेहतरीन मकान किराए पर ले लिया था। सीढ़ियों से ऊपर आकर चारों ओर चौड़ा बरामदा, जिस पर एक सुंदर झूला लगा हुआ था। पूरे बरामदे पर कतार से गमले और उनमें सुंदर गुलाब के पौधे, उनके बीच रजनीगंधा के पौधों के गमले, खिले हुए फूलों की महक रात की ठंडी बयार में हल्के से झूलते हुए मानो अंतरात्मा की तृप्त हो जाती हो। बरामदे से घिरे 2 कमरे, एक रसोई और बाथरूम। पहले कमरे में सोफा सेट, टेबल लैंप वगैरह था। दूसरे कमरे में एक बड़ा सा पलंग। देखते ही समझ आता है कि मकान मालिक के पैतृक संपत्ति थी, जिसे वो किसी कारणवश बेचना नहीं चाहता होगा। अंततः मकान के साथ ही इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था। मेरे लिए तो ये सब जैसे बिन मांगे मिले मोतियों के समान थे। दिन बीतने लगे। सारे दिन ऑफिस का काम, शाम को घर नहा धोकर एक लंबी सैर पर निकल पड़ता। दूर तक पैदल चलकर वापसी में बस स्टैंड की एक दुकान पर गर्मा गर्म खाना खाकर लौट आया करता। सर्दियों की एक रात जब मैं टहलने के लिए जा रहा था, तो गांव के बाहर मुझे एक इंसान सामने से आता हुआ दिखा, हाथ में लालटेन लिए। पहले तो अंधेरे और हल्के कोहरे की वजह से मैं ठीक से देख नहीं पाया, पर फिर पास आने पर देखा तो वो एक खूबसूरत लड़की थी। एक हाथ में लालटेन और दूसरे में एक झोला लिए, जो बहुत ही भारी प्रतीत हो रहा था। मुझे बेहद आश्चर्य हो रहा था, इतनी रात में ये लड़की कहाँ से आ रही थी। पूछने पर उसने कहा, पिताजी के निधन के बाद वो और मेरी माँ अपनी छोटी सी जमीन पर सब्जियां उगाकर पड़ोस के गांव में बेचकर अपना पेट पालते हैं। वैसे तो मेरी माँ बेचने जाया करती है, पर पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब होने से मैं जा रही हूँ। लौटते हुए घर का सौदा लेती आई हूँ। साथ चलते हुए वो पास के खेत की ओर मुड़कर बोली, वो दूर, वो मेरी झोपड़ी है, चलती हूँ। बहुत दूर तक उसे जाता हुआ देखता रहा, जब तक वो झोपड़ी में घुस नहीं गई। घर लौटकर अपने पलंग पर लेट उसी के ख्यालों में खो सा गया। खूबसूरत चेहरा, सुगढ़ बदन, गोरा रंग, लंबे घने बाल। मैं धीरे धीरे उसकी ओर दिमागी रूप से खींचता जा रहा था। अगले दिन काम में मन ही नहीं लगा। शाम हुई और मैं उसी सड़क पर चल निकला, मानो कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही हो। थोड़ी देर बाद वो मुझे दूर से आती दिखी और पिछले दिन की तरह ही मैं उससे बातें करता हुआ वापस उसके खेत के पास उसे छोड़कर अपने घर चला आया। कुछ दिनों में मानो ये रोज की कहानी हो गई। हम खूब बातें करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। मुझे महसूस हुआ मानो हम एक दूसरे के लिए ही बने थे। मैंने उससे उसकी माताजी से मिलने की इच्छा जताई,
तो वो अगले दिन मुझे साथ ले अपने घर गई। दूर से वो झोपड़ी जितनी छोटी दिखती थी, लेकिन पास जाने पर मालूम हुआ वो काफ़ी बड़ी थी। आधे से ज़्यादा एक बरगद के पेड़ से ढक जाने के कारण दूर से नज़र नहीं आता था। साफ लिपा पुता कमरा लालटेन की रोशनी में भी चमक रहा था। एक पलंग, सामने एक टेबल और कुर्सी, कोने में कुछ खेती के छोटे औजार। मुझे बिठाकर वो अंदर वाले कमरे में चली गई। मैं सब चीज़ों को देख ही रहा था कि वो अपनी माँ को साथ ले आई। साथ ही एक कप चाय और एक गिलास पानी ले आई। उसकी माँ काफ़ी कमज़ोर सी महिला थी, देखने में बुरी नहीं थी, लेकिन बातें बहुत कम करती थी। खैर, मुलाकातें बढ़ती गई और उसके प्रति मेरा लगाव भी सातवें आसमान पर था। एक दिन मालूम हुआ मेरी माताजी की तबीयत खराब हो गई है और मैं अपने घर वापस आया। काफ़ी दिनों की कोशिश के बाद भी मैं उन्हें बचा नहीं पाया। सारे क्रियाक्रम के बाद मैं अपनी नौकरी में वापस आया। शाम को जल्दी से घर आ उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचा तो कोई नहीं दिखा। काफ़ी देर इंतज़ार किया, फिर लौट आया। रात को काफ़ी परेशान हो गया। फिर अगले दिन मिलने जाते समय वो सड़क पर ही मिल गई। अब मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसको विवाह का प्रस्ताव कर दिया। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। माताजी से मिलकर जब मैं उनकी झोपड़ी से निकला तो मैं खुद को दुनिया में सबसे खुशनसीब महसूस कर रहा था। कुछ ही दिनों में मैं अपनी पत्नी को घर लेकर आया। आसपास की सभी महिलाएं अपने लिए एक नई सहेली के आने से खुश थे। गृहस्थ जीवन कुछ दिन तक बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हिला कर रख दिया। मेरी पत्नी ने मुझे पहली बार बतलाया कि वो मांसाहार करती है और काफ़ी दिन हो गए हैं उसने खाया नहीं है। अंततः वो खाना चाहती है। मैं शुद्ध शाकाहारी, मांसाहार कैसे व्यवस्था करता। अंततः मैंने अपने एक मित्र जो कि मांसाहारी था उससे मदद मांगी और उसने व्यवस्था कर दी। अब ये कार्यक्रम महीनों से हफ्तों और फिर दिनों में परिवर्तित हो गया और मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर हो गया। एक दिन रात को तकरीबन 2 बजे का समय होगा। मेरी नींद खुल गई। रसोई से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। धीरे से उठकर जब झांका तो मेरे होश फाख्ता हो गए। मेरी पत्नी आलती पालती मार बैठे हुए कच्चा मांस हड्डियों से उधेड़ते हुए खा रहे थे। बीच बीच में कच्ची हड्डियों को चूसते हुए बेहद अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे थे। वो आवाज़ कुत्तों के गुर्राहट की तरह महसूस हो रहे थे। मैं असहाय महसूस करते हुए बिना कुछ उसे बताए आकर लेट गया। कुछ घंटे भर के बाद वो आकर ऐसे लेट गई मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। अगले दिन सुबह सुबह मैं घूमने जाने के बहाने घर से निकला और बस पकड़कर अगले गांव जा पहुंचा। मुझे मालूम था कि यहाँ पंडित भगवती दास इस इलाके के सबसे बड़े काली भक्त और साधक अपना आश्रम बनाकर रहते थे। उनसे मुलाकात कर जब मैंने पिछली रात की घटना के बारे में बतलाया तो वो थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने बतलाया कि ये प्रेत बाधा नहीं है, बल्कि वो एक पिशाचनी है जो मेरे प्यार में पड़ गई है और जितनी भी चीज़ें उससे जुड़ी अभी तक मुझे दिखी, मानो उसकी झोपड़ी, उसकी माँ, सब कुछ उसका एक फैलाया भ्रम था जो वो मुझे दिखाना चाहती थी, वास्तविकता नहीं थी। पंडित जी ने मुझे आग्रह किया कि अब मामला अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर हो चुका है, जहां वो अपने भेद खुलने से पहले ही मुझे मारकर खा सकती है। अंततः मेरा अब उस घर में रहना ठीक नहीं होगा, तो मैं अपने घर ना जाने की बात बताकर कुछ समय तक दूसरे जगह पर रहने लगा। पंडित जी ने अपने लोगों को भेजकर मेरे घर को चारों तरफ से मंत्रों से बंधवा दिया, जिससे वो किसी और को तकलीफ ना दे सके। पंडित जी ने अपने आश्रम पर एक यज्ञ का आयोजन किया और मुझे सामने बैठा
यज्ञ की आहुतियाँ दी। तकरीबन 3 दिनों के बाद मुझे साथ लेकर वो अपने घर पर आए। 3 दिनों में वो घर जो जीवित हुआ करता था बिल्कुल मर चुका था। सारे गमले पूरे सूख चुके थे, धूल का अंबार लग चुका था, मकड़ियों के जाले जहाँ तहाँ फैल गए थे, अनगिनत पक्षियों के पंख और हड्डियों के ढांचे फैले हुए थे। मगर मेरी पत्नी वहाँ नहीं थी। पड़ोस के किसी ने भी उसे घर से निकलते नहीं देखा था, यानी वो घर से ही कहीं गायब हुई थी। मैंने फिर उस जगह पर भी जाकर देखा जहाँ उसकी झोपड़ी हुआ करती थी, मगर अब वहाँ ना तो कोई झोपड़ी थी और ना ही उसकी माँ। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बात आज से करीब 30 साल पहले की है। उस समय हमारे गांव में सुविधा की कमी जरूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। सभी लोग एक दूसरे की मदद के लिए उतारू रहते थे। उस समय हमारे गांव में बिजली की कोई नामो निशान तक नहीं थी। लोग रात के समय लालटेन के सहारे अपना जीवन गुजारा करते थे। हमारे गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहा करता था, जो इतना खड़ूस था कि अगर उसका बस चले तो अपने घर के ऊपर पंछी तक को उड़कर जाने ना दे। रहता तो वो अकेले था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, मगर वो अपने घर में इंसान तो दूर परिंदा तक को भी घुसने नहीं देता था। उसके इस बर्ताव के कारण लोग न उसे पसंद करते थे और न ही कोई उससे बात करना चाहता था। मेरा घर उसके बगल में था, मगर मेरे से भी उसकी कुछ खास नहीं पड़ती थी। खैर, एक रात ठीक 8 बजे मैं खाना खाने बैठा ही था, तभी मेरा दोस्त मोहन मुझे बाहर से आवाज लगाकर बुलाने लगा। मैं उसकी आवाज सुनकर निकलकर बाहर आया तो मोहन ने कहा, अरे राजू, जल्दी चल, बिरजू काका चल बसे। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैंने उन्हें देखा था। तब तो वो बिल्कुल ठीक थे। इस पर मैंने मोहन से कहा, उन्हें क्या हुआ था और कब हुआ ऐसे? जिस पर मोहन ने कहा, डॉक्टर आ रहे हैं, तब सब पता चल जाएगा, तू जल्दी चल मेरे साथ। जिसके बाद मैं अपने खाने की प्लेट को एक पतीले से ढककर मोहन के साथ चलता बना। बिरजू काका के यहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि वहां पर मेरे और 2 दोस्त, गांव के 3-4 लोग भी वहां मौजूद हैं और डॉक्टर साहब भी वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा, इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई और इनका शरीर पूरा ठंडा हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये 3-4 घंटे पहले ही मर चुके हैं। खैर, अब किया भी क्या जा सकता है, भला मौत को कौन टाल सकता है। जिसके बाद हमने बिरजू काका के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। हमने काफी सारे गांव वालों को भी शमशान आने को कहा, मगर उनमें से कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। जिसके बाद हमने तय किया कि हम 6 जन मिलकर ही बिरजू काका के अंतिम संस्कार करेंगे। पहले बिरजू काका चाहे कैसे भी इंसान हो, मगर उनके मर जाने के बाद उनका इस दुनिया में कोई नहीं होने के कारण हमारा फर्ज बनता है कि हम ही उनका अंतिम संस्कार करें। खैर, हमने सारी तैयारी कर ली और उनकी डेथ बॉडी को लकड़ी के बनाए उस अर्थी पर सुला दिया और ठीक रात के 9:30 बजे तक हम 6 लोग उस अर्थी को कंधे पर लेकर शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगे। हमारे घर से शमशान थोड़ी दूरी पर था, तो वहां पहुंचने में हमें करीब आधे घंटे का वक्त लगने वाला था। रात का समय होने के कारण हमने 2 लालटेन भी साथ में रख लिया था, ताकि हमें हल्की रोशनी मिल सके। अभी हम अंधेरे से घिरे उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक ही बिजली कड़कने लगी, मानो अब काफी तेज बारिश आने वाली हो। बिजली कड़कने की आवाज सुनकर मेरे एक दोस्त प्रसाद ने कहा,
यार बिरजू ने तो जीते जी हमें काफ़ी तंग किया और अब मरने के बाद भी हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी बारिश शुरू हो गई, वो भी मूसलाधार। हम जिस रास्ते पर अभी आगे बढ़ रहे थे उस रास्ते पर छिपने की कोई भी जगह नहीं थी, जिस कारण हम भीगते हुए ही शमशान की तरफ आगे बढ़ते रहे। बारिश इतनी तेजी से बरस रही थी कि उसकी आवाज से अभी थोड़ी देर पहले तक जो सन्नाटा इस रास्ते पर छाया हुआ था वो चूर चूर हो गया, और साथ ही बारिश के कारण हमारे दोनों लालटेन भी बुझ गए। अभी लालटेन को दोबारा जलाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि लालटेन के जलाते ही वापस बारिश की वजह से बुझ जाएगी। खैर हम किसी तरह बारिश में भीगते हुए शमशान पहुंचे तो वो शमशान तेज बरस रही बारिश में काफी भयानक दिख रहा था। हम जैसे ही शमशान के अंदर आए तो मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, ये बोलकर कि वहाँ अभी कोई था उस पेड़ के नीचे। उसने जिस पेड़ की तरफ इशारा किया तो मैंने अपनी निगाहें उधर घुमाई, जहां मुझे ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखा, जिस पर मैंने मोहन से कहा, पागल पागल हो गया क्या तू? अभी भी तेरी आदत नहीं गई डरने वाली? इस पर मोहन ने कहा, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, वहाँ कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। मोहन की यह बात सुनकर हम जोर जोर से हंसने लगे। सच में मोहन काफी डरपोक लड़का है, और पता नहीं कैसे वो इतनी रात को शमशान आने के लिए मान गया। खैर हमने अर्थी को शमशान से बहने वाली नदी के किनारे उतार दिया, ताकि लंबे लंबे पेड़ों के कारण लाश बारिश में भीगने से बच सके, और खुद हम बगल में बने एक शेड के नीचे जाकर खड़े हो गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम बारिश के कारण चिता में आग कैसे दें, लिहाजा हम बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। मगर काफी समय के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने गांव से आए उन दो बाकी लोगों से कहा, एक काम करिए, हम 4 लोग यहीं रुकते हैं, आप 2 लोग जाकर लकड़ियों का बंदोबस्त करिए, ताकि बारिश रुकते ही हम काम को आगे बढ़ा सकें। मेरे इतना बोलते ही उन दोनों आदमियों ने अच्छा ठीक है बोलकर लकड़ियां लाने चले गए। अभी उनके गए हुए करीब 5 मिनट हुआ ही था कि तभी वापस से मोहन जोर जोर से चिल्लाने लगा, मगर इस बार वो उस लाश की तरफ इशारा करके चिल्ला रहा था। मेरे पूछने पर उसने कहा, वो लाश अभी हिला, ध्यान से देख। फिर हम तीनों ने जब अपनी निगाहें उस लाश की ओर घुमाई तो हमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, जिस पर इस बार मैंने चिल्लाकर मोहन से कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पीकर आया क्या तू? और अगर दोबारा तूने ऐसे फालतू बोला ना तो हम लोग तुझे यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे। जिसके बाद कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक था। अभी हम बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी प्रसाद उठकर चिल्लाते हुए बोला, सच में यार वो लाश हिल रही है। हमने तो उसे पानी के ऊपर रखा था, मगर अब देख वो काफी नीचे खसक चुका है, उसके दोनों पैर पानी में डूब चुके हैं। मैंने भी जब देखा तो हाँ, सच में वो लाश हिल रही थी और मोहन सच ही बोल रहा था। मैंने ये बोलने के लिए जैसे ही मोहन की तरफ देखा तो मोहन डर से कांप रहा था। उसे इस तरह से डरता हुआ देख मेरे सबसे साहसी दोस्त अजय ने कहा, अरे डरो मत, वो लाश नदी के बहाव से हिल रही है, रुको मैं उसे खींचकर ऊपर लाता हूँ। और इतना बोलकर अजय उस लाश की तरफ आगे बढ़ने लगा। लाश के पास पहुंचकर अजय ने उसे ऊपर खींचने लगा, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी अजय उस लाश को खींच ही रहा था कि तभी उस लाश ने उल्टा एक झटके से अजय को पानी में खींच लिया। ये देखकर हम तीनों डर से कपकपाने लगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी अजय ने चिल्लाना शुरू कर दिया,
हम अपने दोस्त को इस तरह से मरता हुआ नहीं छोड़ सकते थे। हम तीनों भी भागकर पानी में उतरे और अजय को खींचने लगे, मगर हम चारों की शक्ति उस लाश के आगे बेबस थी। वो लाश हमें खींचकर गहरे पानी की ओर ले जा रही थी कि तभी वहां लकड़ी लाने गए गांव के वहां 2 लोग आ पहुंचे, जिन्होंने हमें खींचकर बाहर निकाला, मगर वो भूतिया लाश पानी में ही डूब गई। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।